हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है 2020 में पूछे गए जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए 20 सवालों को देखेंगे, हल करेंगे। और इसी टाइप से जो है हमारा जो है जो एग्ज़ाम 9 नवंबर को होने वाला है, 9 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, सेम इसी पैटर्न पे सवाल इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो ध्यान से सारे सवालों को समझना है अच्छे से। हम लोग 20 सवाल कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग धैर्य बना के देखिएगा। अच्छे से समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा और एकदम अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लीजिएगा। ट्रिक के साथ बताऊँगा, सब चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया है, इसकी जो है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी गई है 38, तो पूछ रहा है x³ माइनस 1/x³ का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये 38 है, तो इसके आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पे दो घात है इसीलिए है, यहाँ पे दो घात है, स्क्वायर है, इसीलिए इसके साथ की जो पास की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमारी, इसके साथ की जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है हमारी 36। ठीक है ना। 36 है ना, इसमें से दो घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। ध्यान से देखना है, अगर यहाँ पे 50 होता तो हम एक कम कर देते, 49 हो जाता है ना, 49 हो जाता तो 7। अब ये 36 है, 36 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। इतना काम आपको करना है। सबसे पहले ये देखना है जो संख्या है उसके पास जो है पूर्ण वर्ग संख्या जो हो। ठीक है ना, ये हमारा 6 आ गया। अब हम इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 3 नहीं हमको निकालना है, तो घात 3 का मतलब इसका घात 3 कर देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 216। 6 चंग 36, छक्का 216, 216 है। और फिर जब यहाँ पे घात 3 है तो इसमें क्या किया जाता है कि 18 जोड़ दो, इसमें 18 और जोड़ दो, हमारा उत्तर आ जाएगा 8 6 14 की 4, 1 1 2 और ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 234। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा 234। देखिए ये कैसे आया है, यहाँ पे बात करिए तो हम इसको इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दशमलव, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है 0.125 प्लस 0.02, ये इतना है। तो देखिए ये जो है ये 0.5 का क्यूब है, ये 0.5 का क्यूब है, और ये क्या है कि 0.3 का क्यूब है, ये 0.3 का क्यूब है। और नीचे क्या है, ये 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 का स्क्वायर है। एक मिनट थोड़ा सा, 0.5 का ये स्क्वायर है, माइनस लगा हुआ है 0.15, उसके बाद प्लस का ये 0.3 का स्क्वायर है, 0.3 का स्क्वायर है, जो 0.09 है वो 0.3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ए क्यूब ऊपर बन रहा है प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे क्या बन रहा है हमारा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ पे ये जो सूत्र बन रहा है हमारा, ए क्यूब जो है प्लस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ये बन रहा है। तो हमारा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा ए मान लीजिए कि 0.5 है, अब बी है 0.3। ठीक है, इसका जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। और 8 हमारा क्या है 0.08 हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमारा नंबर जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है ये चौथा नंबर इसका जो है आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर 4 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 63 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि यदि यक्स वाई विषम पूर्णांक है, यक्स भी विषम है और वाई भी विषम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम पूर्णांक होगा। देखिए यहाँ पे आप अपने आप से कोई संख्या मान लेते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यक्स बराबर विषम संख्या मानना है 1 मान लीजिए, और y बराबर हम विषम संख्या मान लेते हैं 3। ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो जो पहले वाला जो ऑप्शन है x प्लस वाई माइनस 1, तो x मान है 1 और y का मान है 3, इसको जोड़ देंगे और माइनस का 1 घटा देंगे, तो 3 1 4, 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3। तो ये हमारा विषम हो गया। तो हमको क्या निकालना है, कौन सा सम पूर्णांक है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरी बात देख लेते हैं, x गुणे वाई है, तो x का मान 1 है, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा और माइनस का 1, तो 3 एक नम 3, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, 2 हमारी क्या है सम संख्या है। इसका मतलब यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2। जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा आपको सम विषम, चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, तो आप उसमें से एक को मान लेंगे सम संख्या या विषम संख्या। ठीक है ना, इसका ऑप्शन जो है
दूसरा सही हो गया। बात करते हैं तीसरे सवाल की। देखिए, ये एक संलग्न चित्र में ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 70 है तो कोण CDB, कोण क्या पूछ रहा है? CDB, ये वाला कोण हमको निकालना है। ये वाला कोण हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि समचतुर्भुज में जो होता है वो चारों कोणों का योग 360 होता है और जो है सामने सामने के कोण होते हैं। देखिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। समचतुर्भुज की ये कंडीशन होती है। तो अगर ये 70 है तो हमारा कोण सी भी क्या हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, 70 हमारा जो है कितना हो गया? 140 अंश निकल गया। 360 में 140 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 220। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए? 220 बचेगा। हाल ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ये पूरा जो कोण बचा है ये हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ये और ये इन दोनों का कोणों का यही दोनों कोण बचे हैं। इस ये वाला कोण तो 140 हो गया तो हमारा 220 बचा है। तो इन दोनों कोण ये सामने सामने कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इसका आधा हो जाएगा तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा? 110 और ये वाला पूरा कोण D हो जाएगा 110। इतनी बात समझ गए? अब देखिए, इसमें से ये रेखा यहाँ पे आधी की गई है, इसका मतलब ये कोण जो है आधा होगा और ये भी कोण आधा होगा। तो ये वाला कोण हमारा कितना अंश हो जाएगा? 55 अंश। ठीक है ना, तो इसका विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 65 देखते हैं। एक चतुर्भुज का जब भी चाहे चतुर्भुज हो पंचभुज हो, जब कोणों का अनुपात इस तरीके से दिया रहे तो इन कोणों को अनुपात को जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 3 16, 2 18। 18 बराबर आप लिख दीजिए कितना? चतुर्भुज है तो चार कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 360। 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36। यहाँ पे 1 हो गया। 1 की वैल्यू कितना आ गई? 20। 1 की वैल्यू 20 आ गई तो कह रहा है कि चतुर्भुज का महत्तम कोण क्या होगा? तो महत्तम कोण का जो सबसे ज़्यादा अनुपात होगा वही सबसे ज़्यादा कोण होगा। तो इसका सबसे ज़्यादा अनुपात 7 है। 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में 7 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 यानी कि 140 अंश। इसका आंसर कितना हो जाएगा? B, 140 अंश। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है? बहुपद की जो खासियत होती है, बहुपद में क्या होती है? यक्ष की घात जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए और यक्ष की घात ना तो बटे में होनी चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसकी घात जो है बटे में नहीं है या किसकी घात माइनस में नहीं है, वही हमारा एक बहुपद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे यक्ष प्लस 1/x है, इस यक्ष को ऊपर ले जाएंगे तो यक्ष की घात -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए, रूट जो है अंडर रूट का यक्ष है तो अंडर रूट हटाएंगे तो x की घात 1/2 हो जाएगी। इतना तो जानते हैं, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, x² प्लस रूट का 5 है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है नीचे है, इसको x को ऊपर ले जाएंगे तो x -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? तीसरा। इसका आंसर क्या सही हो गया? तीसरा सही हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है? देखिए, 1/3 इसका पहले का जो है 0.008 की घात 1/3 है। 1/3 का मतलब इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.2 आएगा। इसका घनमूल निकालेंगे तो 0.2 आएगा। और 1/100 को अगर आप 100 से भाग देंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएगा, फिर एक बार जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.01। इससे जो ये बड़ी है अभी ये बड़ी है, 2 से ये बड़ी है। इसका देखिए 0.01 1/2 है। 1/2 का मतलब है कि वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 0.1 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। तीसरे का मान ये आ गया। चौथा जो हमारा वैल्यू है 0.2 का क्यूब करेंगे। 0.2 का जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 0.008 आ जाएगा। तो ये तो और छोटा है। हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा पहला ही वाला हो गया। इन चारों को तुलना करते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारा इसमें कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ए सही हो गया। इसको देखिए, अगर इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में जरूर एक पूछेगा। यदि x का मान y के मान से 25% कम है, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। x का मान y से, यहाँ पे से ध्यान देना, y से 25% कम है तो किसको हम मानेंगे? y को अगर 100 मान लेते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा? 75, यानी कि 25 कम है। x का जो मान है वो y से कितना कम है?
25%, अगर हम इसको 100 मान लें तो ये 75 हो गया। कह रहा है तब y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान जो है, ये y का जो मान है ये x से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना अधिक है, 25, तो प्रतिशत में निकालना होगा। तो यहाँ पे 25 अधिक है, 25 बटे किससे तुलना कर रहे हैं, इससे। तो इसको लिखेंगे 75 नीचे, यहाँ पे गुणे कर देंगे 100, तो 25 से काटे 25 तियाँ 75, 100 बटे 3, 100 बटे 3 को करेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1 बचेगा 1 बटे 3, 33 सही, 1 बटे 3% अधिक है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। इस तरीके का सवाल जरूर से जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सरल है। यहाँ पे कुछ नियम आपको जानने होते हैं। पूर्णांकों के योग का साहचर नियम, जो साहचर नियम होता है, साहचर नियम होता है, देखिए a प्लस बी, पहला जो है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये हमारा जो है, ये जो है हमारा क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय जो नियम होता है, क्रम विनिमय नियम जान लीजिए। क्रम विनिमय नियम जो होता है, जैसे कि हम यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे तो इसका क्रम बदल देंगे, जैसे कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर 2 + 3 करिए तब भी 5 आएगा, और इसका क्रम बदल दीजिए, 3 + 2 करिए तब भी 5 आएगा। तो ये क्रम विनिमय नियम है, इसको भी आप जान लीजिए। तो पहला वाला तो क्रम विनिमय नियम है, ये खत्म हो गया। और 0 + a बराबर a, तो इसके साथ कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो वो तो वही है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। a प्लस कोष्टक में b प्लस सी, फिर ये इसके साथ हो गया a प्लस बी प्लस का c, तो ये हमारा जो है क्रम विनिमय नियम नहीं है, ये भी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a गुणे b प्लस सी, a गुणे b प्लस सी बराबर a क्रॉस b, a गुणे b प्लस a गुणे c, ये हमारा जो है साहचर नियम। साहचर नियम का मतलब होता है साथ में चलना। जैसे कि ये पहले a के साथ b में हो गया, फिर a का c से हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का सवाल आया है कि वह धन हमको धन निकालना है, वह धन जिस पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 6 वर्ष का ब्याज का योग जो है 270 है। मतलब 3 वर्ष और 6 वर्ष दोनों का मिला करके कितना योग है, 270। यानी कि हमारा कितना वर्ष का टोटल ब्याज है, 9 वर्ष का। 9 वर्ष का ब्याज हमारा कितना है, 270 रुपये, ठीक है ना। बात करते हैं दर उसकी कितनी है, 6% की दर है। 6% का मतलब होता है 100 रुपये में हमको 6 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। 100 रुपये में हमको 6 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमको 270 जो है लाना है ना, 270 लाना है। ये 270 जो ब्याज है वो कितने साल का है, 9 साल का है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 100 रुपये होता तो 1 साल का ब्याज कितना होता, 6 रुपये। तो अगर इसको हमको 30 बनाना है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, जभी तो ये 30, हमको 1 साल का ब्याज 30 लाना है ना, तो ये 30 हो जाएगा। जब इधर 5 से गुणा करेंगे तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 500, ये कितना हो जाएगा, 30। अगर हमारा मूलधन 500 रहता तो हमारा 1 साल का ब्याज 330 रुपये आता है। मतलब कि 6 पंचे 30, 100 रुपये का 6 रुपये, तो 6% की दर है ना, तो 500 का कितना हो जाएगा, 30, तो 1 साल का 30 हो जाएगा, तो 9 साल का 370। तो हमारा जो मूलधन आया वो कितना आया, 500। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.08 के ऊपर एक बार लगा है। इसका बार मतलब कि 0.08 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। इस तरीके के सवाल जिस तरीके के भी रहें, 2 अंकों पे बार लगा है तो नीचे हम लिखेंगे 2 अंक का 9, है ना। जब 3 अंक पे लगा रहे, जैसे 0.003, अगर तीनों अंक पे लगा रहे तो हम नीचे क्या लिखेंगे, 3 बार 9, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिक होता है। तो नीचे लिखेंगे 9, उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि इस 8 को जो है ऊपर लिख देंगे। 8 को क्या लिख देंगे, ऊपर। तो हमारा 8 बटे क्या हो गया, 99, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो 8 बटे 99 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मान लीजिए कि एक संख्या जो है हमारी a है और दूसरी संख्या हमारी b है, ठीक। तो हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल मतलब कि a प्लस बी बराबर कितना है, 12, और गुणनफल मतलब a गुणे b कितना है, 35 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जब एक का उल्टा करेंगे तो 1 बटे a हो जाएगा,
और योगफल करा है, अब बी का उल्टा करेंगे तो 1/b हो जाएगा। इसको आप भिन्न के तरीके से जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा AB, इससे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा A। तो आप चाहे A+B कहिए चाहे B+A कहिए, बात वही है। तो ऊपर यानी कि हमारा ऊपर क्या आ गया A+B और नीचे क्या आ गया AB। तो यही मान हमको निकालना है। तो A+B हमारा दिया हुआ है 12, तो ऊपर लिख देंगे 12, और AB की दिया हुआ है 35, तो नीचे लिख देंगे 35। तो ये हमारा कितना आ गया 12/35। तो 12/35 ऑप्शन नंबर 3 में सही है, ये हमारा उत्तर सही हो गया। निम्नलिखित में से किसमें विकर्णों और भुजाओं की संख्या समान होती है। जब भी ये सवाल याद कर लो, ये रट लो, पंचभुज में जो है विकर्णों और भुजाओं की संख्या समान होती है। दो पासों की एक फेंक में संख्या का योगफल 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए दो पासा है, एक पासे में जो है 6 फलक होते हैं, एक पासे में 6 फलक होते हैं, और दूसरा भी पासा लिया गया है तो एक पासे में इसमें भी 6 फलक होंगे। तो सबसे पहले इनका गुणा कर दीजिए, कितनी प्रायिकता बन रही है 36 चांस बन रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे ऊपर 5 आए, तो कौन कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं। जो पासे का फलक होता है उस पर 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, तो आप चाहे तो एक आ जाए, एक पासे में एक आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए तब भी 5 हो जाएगा, और एक में आ जाए 2 और दूसरे में आ जाए 3 तब भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। सिर्फ 2 ही चीज़ें बन रही हैं, तो ये दोनों मिला करके कितनी प्रायिकता बन रही है 2। तो यहाँ पे ये इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 2, 5 बनने की प्रायिकता 2 हो गई। तो इसका क्या कर देंगे कि 2 बटे कितना, टोटल कितना था 36, और आने की प्रायिकता कितना है 2, तो इसको काट देंगे, 2 एक कम 2, ये कितना हो जाएगा 18। मतलब कि 1/18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 1/18। अगर देखिए ये सवाल थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है 237501 में यह 7 के स्थानीय व जाति मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान का मतलब क्या है कि जैसे ये एक है, इसमें एक है, तो जो एक है वो सैकड़े के स्थान पे, 5 जो है 1000 के स्थान पे, 7, तो इसका जो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा ये 7, और 7 के बगल में कितने दाहिनी तरफ कितने अंक हैं 4, तो हम लोग 4 जीरो लिख देंगे, यहाँ पे 4 जीरो लिख दिया। अब 7 का स्थानीय जो 7 का जाति मान होता है वो 7 ही होता है, तो उसका अंतर करेंगे तो इसमें 7 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 में से 7 गया कितना आ गया 3, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 6, तो 6390। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हमारा उत्तर इसमें कहाँ पे 6 के बाद जो है 3 9 है, उसके बाद 3 है, 6 के बाद 1 2 3 4, 2 2 4 है ना। यहाँ पे इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाए, इसका उत्तर थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, 4 जीरो होना चाहिए, तो उसमें 7 घटा दिए हैं। 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं, इसका 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, इसमें 7 घटाएंगे, ठीक है सही बात है। इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, इसका आंसर ये सही होगा, ओ सॉरी, इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये तीसरा वाला सही है। अगला सवाल देखते हैं। जब कह रहा वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 18 तथा 45 से पूर्णता विभाजित हो जाए, जब भी इस तरीके की बात कहे पूर्णता विभाजित हो जाए जितने से भी, तो हमारा जो है 16 18 और 45 का हम लोग क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ पे लिखेंगे 18, यहाँ पे लिखेंगे 45, इसको हम लोग काटते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे। तो इसको सबसे पहले किससे काटेंगे, मान लो कि 6, इसको काट दीजिए 3 से काटिए, ये कटेगा नहीं, 16 आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 एक नम 3, 3 पचे 15, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसको आप फिर से 3 से काट दीजिए, ये कटेगा नहीं, 16 हो गया, ये 6 हो गया, 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, और ये 3 पचे 15, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 5 से काटेंगे, फिर 8 से काटेंगे, इसका गुणा कर लीजिए, 3 तिरिक्का 9 दूनी 18 पंचे 90, और 90 गुणे 8 कर लीजिए तो कितना होगा 8 9 72 720। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा 720। अब इस 720 जो है इन सारी संख्याओं से कट जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है
वो 9081 होती है। 9801 इसका ऑप्शन भी सही होगा। आप इसको निकाल करके 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की सारी चीज़ें निकाल के आप उसको याद कर लीजिए हो जाएगा। अगला सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए जो सिक्का होता है उसमें एक हेड होता है और एक जो होता है टेल होता है, ठीक है ना। तो दो सिक्का उछाला गया है, तो उसकी तो पहली बात, एक सिक्के में 2 प्रायिकता, अगले सिक्के में भी 2 प्रायिकता, मतलब टोटल कितनी हो गई 4। अब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक हेड आएगा तो एक टेल आएगा, फिर हेड आएगा तो उसके साथ भी हेड आ सकता है ना। तो इन्हीं दोनों में बातें हैं। तो क्या हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक दोनों सिक्कों में या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या टेल आ सकता है, या तो टेल आ सकता है। तो हमको क्या निकालना है कि केवल हेड आने की प्रायिकता, जो हेड आने की प्रायिकता होगी इसको क्या कर देंगे 2, हेड आने की प्रायिकता 2 है। अब पूरा टोटल कितना है 4, तो 2 एक नंबर 2, 2 दूनी 4। तो इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब है कि आंसर इसका गलत है कहीं ना कहीं से। पार्श्वचित्र इसमें 0 अर्धवृत्त का केंद्र एबीसी के OA बराबर 7 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हम लोग यहाँ पे फिगर से। देखिए ये जो हमारा ये बन रहा है, ये अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। हाँ ये अर्धवृत्त बन रहा है। अब यहाँ से देखिए ये इसकी जो दूरी है ये 7 है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, पाई का मान 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154। 154 तो पूरे वृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का करेंगे तो इसको आधा कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी कि 77 आ गया। जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है वो 77 आया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल अगर हमको मालूम रहेगा तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी हमारी लंबाई क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है 1/2, आधार कितना है 7 गुणे ऊंचाई कितनी है 7, तो ये 7 सत्ता 49 कितना हो गया 49/2, ठीक है ना। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 49/2। तो वही सेम त्रिभुज इधर भी है 49/2, तो इसका मतलब 2 गुना कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 49 आ गया। मतलब यहाँ से इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 49 आ गया, और इस पूरे सर्किल का जो अर्धवृत्त बना है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 77। तो हम उसमें से 77 में से 49 निकाल देंगे, 77 में 49 निकालेंगे, नहीं 77 नहीं है, तो 154 का आधा आया था, 154 का आधा कितना हो गया 214, हाँ 77 में हम लोग जो है कितना निकाल देंगे 49। तो ये 14 में से 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, ये 6 में से 4 गया 2, कितना गया 28। तो हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। देख लीजिए एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि वीडियो 1-2 बार देख करके आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा ही जाता है और इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा। थैंक यू।